हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक नैनस्ट समीकरण पढ़ने वाले हैं। अगर आप भी बाई क्लासेज के साथ स्टडी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें, क्योंकि आज की क्लास आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं सबसे पहले कि नैनस्ट समीकरण यानी नैनस्ट इक्वेशन क्या होती है। नैनस्ट इक्वेशन क्या होती है, तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी? नैनस्ट समीकरण वह गणितीय संबंध है जो किसी भी सांद्रता और तापमान पर सेल के विभव ई तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नॉट के बीच क्या बताता है? ई नॉट के बीच संबंध बताता है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं? नैनस्ट समीकरण। आमतौर पर सेल तब बेस्ट काम करता है जब परिस्थितियां मानक हों, जैसे 25 डिग्री सेल्सियस पर अगर तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और सांद्रता 1 m हो, लेकिन असली दुनिया में सांद्रता जो है वो बदलती रहती है। तो जो नैनस्ट इक्वेशन है यानी जो नैनस्ट समीकरण है वो हमें यही बताता है कि सांद्रता यानी कंसंट्रेशन बदलने पर शेल का वोल्टेज कैसे बदल जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा E बेस शेल इक्वल E नॉट सेल, और क्या आ जाएगा? -0.0591 अपॉन n। एंड इसके बाद क्या आ जाएगा? log Q। तो ये आएगा इसका फॉर्मूला। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जिंक कॉपर, मान लीजिए आपके पास जिंक कॉपर सेल है, जैसे जिंक प्लस Cu2 पॉजिटिव एंड एरो और 2N2 पॉजिटिव प्लस Cu। तो मान लीजिए आपके पास जिंक कॉपर सेल है और यहाँ पर जिंक ने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं। तो अगर आप Cu2 पॉजिटिव की सांद्रता बढ़ा देंगे तो जो शेल का वोल्टेज ई बेस शेल है वो बढ़ जाएगा। तो नैनस्ट इक्वेशन हमें यही हिसाब लगाने में मदद करती है कि अगर बैटरी थोड़ी डिस्चार्ज हो गई तो उसका वोल्टेज कितना बचा होगा। यह जो इक्वेशन है वो 298 केल्विन पर या फिर 25 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और याद रखिए कि जो शुद्ध ठोस होता है, शुद्ध ठोस की सांद्रता हमेशा कितनी मानी जाती है? 1 मानी जाती है शुद्ध ठोस की सांद्रता। अब हम इसे डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। यह है हमारा नैनस्ट समीकरण का डायग्राम। तो सबसे पहले बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड की ओर जो हमारा एनोड है, जो जिंक है, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। और बीच में जो हमारा साल्ट ब्रिज है, बीच में क्या है हमारा? साल्ट ब्रिज। ये है हमारा साल्ट ब्रिज जो दोनों विलयनों को क्या कर रहा है? जोड़ने का काम कर रहा है और इस सर्किट को पूरा करता है। और दाईं ओर क्या है? दाईं ओर है हमारा कैथोड। दाईं ओर है हमारा कैथोड, जहाँ रिडक्शन की क्रिया होती है। तो नैनस्ट समीकरण का यूज हम तब करते हैं जब सांद्रता यानी कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड कंडीशन यानी मानक स्थितियों पर नहीं होती है। तो इस डायग्राम से आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह
एनोड से कैथोड की ओर कैसे हो रहा है। तो नैनस्ट इक्वेशन हमें यह बताता है कि कंसंट्रेशन यानी सांद्रता बदलने पर सेल का वोल्टेज V कैसे बदल जाता है। तो ये कंसेप्ट आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। तो पहले इसके व्यवहारिक उदाहरण और उपयोग देख लेते हैं। नैनस्ट समीकरण का उपयोग यह समझने के लिए किया जाता है कि जो सेल की सांद्रता बदलने पर वोल्टेज कैसे प्रभावित होता है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, किसी विद्युत रासायनिक शेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का वह अधिकतम विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस जब सेल से परिपथ में कोई धारा ना बह रही हो तो शेल का विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स कहलाता है। और इसे किसे शो करते हैं, इसे शो करते हैं ई से। और इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है वोल्ट। तो इसे आप एक धक्का यानी पुश करने की तरह समझ सकते हैं। जैसे पानी को पाइप में बहने के लिए मोटर के दबाव की ज़रूरत होती है ना, वैसे ही किसी सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक भेजने के लिए जो बल लगता है उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही कहते हैं हम विद्युत वाहक बल। तो यह एक पोटेंशियल डिफरेंस है जब सेल से कोई करंट नहीं लिया जा रहा हो, तो इसे ही हम वोल्ट में मापते हैं। तो जैसे कि डायग्राम में आप देख सकते हैं, आइए समझते हैं कि यह काम कैसे करता है। इस डायग्राम में हमारे पास दो हाफ सेल्स हैं। एक क्या है, एनोड। एनोड कहाँ है, ये है। बाईं ओर Zn की रॉड है जो जिंक सल्फेट के घोल में डूबी है। मतलब ये कहाँ डूबी है, एनोड जिंक सल्फेट के घोल में। और यहाँ क्या होता है, यहाँ पर होता है ऑक्सीकरण, जिससे जिंक आयंस विलयन यानी इस सॉल्यूशन में डूब जाते हैं, इस सॉल्यूशन में डूब जाते हैं। और दूसरा क्या है हमारा, कैथोड। दूसरा तो दाईं ओर जो कॉपर की रॉड है जो कॉपर सल्फेट के घोल में है, यहाँ क्या होता है, यहाँ पर होता है रिडक्शन। क्या होता है यहाँ पर, रिडक्शन। अब देखो साल्ट ब्रिज, तो बीच में जो ये साल्ट ब्रिज लगा है ये दोनों तरफ के आयनों को संतुलित बनाए रखता है। क्या करता है, दोनों साइड के आयनों को संतुलित बनाए रखता है। तो अब सबसे ज़रूरी बात ये कि EMF क्या है। जब इस सेल से कोई करंट नहीं लिया जा रहा हो तो इसके दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच जो अधिकतम संभावित अंतर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, EMF। इसे निकालने का तरीका बहुत ही आसान है। निकालने का तरीका क्या है इसके, देखते हैं। यहाँ पर E से बेस शेल इक्वल E बेस क्या होगा, कैथोड, एंड माइनस E एनोड। तो ये है हमारा इसे निकालने का तरीका। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। इसका एग्जाम्पल क्या है, डैनियल सेल में जिंक और कॉपर Cu के इलेक्ट्रोड का उपयोग होता है। मानक परिस्थितियों यानी 25 डिग्री सेल्सियस और 1 m सांद्रता पर इसका मानक स्टैंडर्ड EMF 1.1 वोल्ट होता है। तो इस शेल के लिए वैल्यू 1.10 वोल्ट है जो हमें वोल्ट मीटर पर दिखाई दे रही है। तो EMF ही वह फोर्स है जो इलेक्ट्रोड्स को एनोड से कैथोड की ओर धकेलता है।
इसकी शैल अभिक्रिया क्या होगी, जिंक प्लस Cu2 पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस Cu, तो इसका अनुपात क्या आ जाएगा, EMF अनुपात E इक्वल क्या आ जाएगा, 1.1 वोल्ट। तो फ्रेंड, कैसी लगी हमारी आज की क्लास? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में एक और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।